हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र जो है वो किन किन भागों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले इसके अंदर होती है एक जोड़ी ओवेरीज। ओवेरीज को हिंदी में कहा जाता है अंडाशय। एक जोड़ी तो होते हैं अंडाशय, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक जोड़ी ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स का मतलब होता है अंडवाहिनी। ओविडक्ट्स को आप फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। ओविडक्ट्स बोल सकते हो, फैलोपियन ट्यूब आप इसे बोल सकते हैं। इसके अलावा आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अंडवाहिनी। दो इसमें अंडवाहिनी होती है, एक होता है यूट्रस। तीसरा पार्ट क्या रहता है, एक रहता है इसके अंदर यूट्रस। यूट्रस का दूसरा नाम होता है वोम्ब और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, गर्भाशय। एक इसके अंदर मिलता है गर्भाशय और जो फोर्थ पार्ट है वो रहता है एक वेजाइना। वेजाइना को हिंदी में कहते हैं योनि। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ ये कैसा होता है। थोड़ा समझ जाना, एग्जैक्ट ना पे बने तो ये क्या चीज है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अंडाशय होते हैं, ये दोनों क्या है, अंडवाहिनी है। ये वाली जो ट्यूब है ना और ये वाली जो ट्यूब है इसे अंडवाहिनी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ये हिस्सा कहलाता है यूट्रस। एक ही होता है गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय। और ये हिस्सा कहलाता है योनि और ये क्या कहलाती है, दोनों के दोनों ये कहलाते हैं अंडाशय। तो कुछ इस प्रकार से होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक करके पढ़ेंगे हम कौन सा कैसा होता है। तो सबसे पहले हम अंडाशय के बारे में पढ़ते हैं। अंडाशय का काम बताओ क्या होता है। अंडाशय होते कितने हैं, दो। नॉर्मली तो देखो दो है, कभी कभी किसी किसी फीमेल में दोनों बन नहीं पाते। गर्भ में जब बेटी जब अपने मदर के वोम्ब में होती है उस टाइम पे नहीं बन पाती ओवेरीज। जैसे दो किडनीज होती है, किसी किसी की जन्म से ही एक किडनी होती है, नहीं बन पाती किसी भी वजह से। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो किस वजह से आते हैं, ये जो हानिकारक किरणें होती है, जब भी जो ये सूर्य ग्रहण होते हैं ना उस टाइम पे बोलते हैं कि गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हार्मफुल रेज होती है, उनकी वजह से बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके अंदर म्यूटेशन यानी कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर चेंज आ जाते हैं और चेंज आने की वजह से या तो कोई अंग बनता नहीं है या कोई अंग एक्स्ट्रा बन जाता है। तो इसी को जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। आपने देखा होगा एक्सरे होते हैं जहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई, वहाँ पे बाहर साफ साफ शब्दों में लिखा होता है बच्चों या गर्भवती महिलाओं का अंदर आना मना है, क्योंकि उनके अंदर वो जो हानिकारक किरणें हैं वो क्या कर सकती है, म्यूटेशन कर सकती है। म्यूटेशन की वजह से उनको कोई ना कोई इफेक्ट बच्चे को पहुंच सकता है। तो अंडाशय से हम क्या बात करें, जो अंडाशय है वो होते हैं दो, कभी कभी एक भी होता है। उसका रीजन हो जाता है म्यूटेशन या कोई भी किसी भी प्रकार के रेडिएशन से चेंज आना, या कभी कभी विकास नहीं हो पाता इनका। काम क्या होता है अंडाशय का बताओ। ओवरीज का काम क्या है, ओवरीज का काम मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तो इसका काम होता है ओवम का निर्माण करना। एक काम इसका क्या होता है, ओवम फॉर्मेशन। ओवम फॉर्मेशन। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट था वो स्पर्म बताया था मैंने, शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे बताया था, टेस्टिस में, वृषण में। हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल के अंदर कौन सा होता है, ओवम। ओवम यानी कि अंडाणु। तो हम क्या लिखेंगे, अंडाणु का निर्माण।
एक तो ये क्या करवाता है, अंडाणु का निर्माण करवाता है। अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तभी जाकर फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसको बच्चा होता है। ओवम फॉर्मेशन करवाती है। दूसरा क्या है, हार्मोन सिक्रीशन करवाती है, हार्मोन का स्त्रावन करवाती है, ठीक है ना, हार्मोन का स्त्रावन, हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन। अच्छा, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करवाती है बताओ? हार्मोन करवाती है, एक करवाती है इस्ट्रोजन, ए पार्ट डाल देते, 1 2 3 है। एक तो करवाती है इस्ट्रोजन और दूसरा करवाती है प्रोजेस्टेरोन। इसको हिंदी में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही कहा जाता है, इस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। दो अलग अलग हार्मोन हैं, इसीलिए इनका काम जो है वो क्या रहता है, अलग अलग, लेकिन आपको अलग अलग काम नहीं पढ़ना, एक ही काम पढ़ना है, तो दोनों मिलकर करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। हम पढ़ेंगे हार्मोन के कार्य। इस हार्मोन का काम क्या है, तो हार्मोन के कार्य क्या रहते हैं बताओ? मैंने आपको मेल के अंदर बताए थे, मेल के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता था, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकल रहा था, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करवा रहा था मेल के अंदर, यौवनावस्था में आने वाले चेंजेस करवा रहा था। यौवनावस्था में मेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, शोल्डर का जो साइज है, शोल्डर जो चौड़े हो जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा क्या रहता है, एक्ने पिंपल्स ये आना शुरू हो जाते हैं, और अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, यानी कि अगर लड़का है तो लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन उसका बढ़ जाता है। अगर फीमेल के हार्मोन्स की बात करें तो फीमेल के हार्मोन्स में क्या काम होता है, सबसे पहले ब्रेस्ट का साइज बढ़ाना, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। अच्छा, ये क्या काम है इसका, देखो, यौवनावस्था में फीमेल में आने वाले चेंजेस, आने वाले बदलाव कौन करवाता है, ये हार्मोन करवाता है। कौन कौन से बदलाव आते हैं, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है पहला। दूसरा क्या रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि माहवारी बोलते हैं इसको, माहवारी शुरू हो जाती है। तीसरा क्या हो जाता है, अंडर आर्म्स व जननांगों पर हेयर ग्रोथ हो जाती है, बाल आने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, एक्ने और पिंपल्स आने लग जाते हैं, पिंपल्स होने लग जाते हैं। फीमेल जब यौवनावस्था में आती है तो स्किन ऑयली होने की वजह से पिंपल होने शुरू हो जाते हैं। बच्चों में कभी पिंपल्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको, यौवनावस्था में मिलते पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, आवाज पतली हो जाती है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। तो ये है जो फीमेल के अंदर चेंजेस आएंगे। ये कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन करवाता है। वो हार्मोन निकलता कहाँ से है, अंडाशय, अंडाशय यानी कि ओवरीज से निकलता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या पढ़ा है हमने, एक जोड़ी अंडाशय पढ़ेंगे। अंडाशय का काम क्या बताया, देखो, अंडाशय का काम क्या है, ओवम की प्रोडक्शन करवाना, ओवम फॉर्मेशन, हार्मोन का सिक्रीशन करवाना। कौन सा हार्मोन करवाना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, ये काम है इसके, फीमेल में आने वाले यौवनावस्था के टाइम पर फीमेल में जो चेंजेस आते हैं उनको करवाना। अंडाशय का काम समझ में आ गया, ये क्या करता है, ओवम की प्रोडक्शन करवाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओवम के निकलने की प्रोसेस है, यहाँ से जब एक ओवम निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो क्या लिखेंगे, अंडाशय से ओवम के निकलने की प्रक्रिया को नोट डाल के लिखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंडाशय से
ओव्यूलेशन, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, इस अंडोत्सर्ग में कौन से हार्मोन का रोल होता है? मैंने अंडाणु फॉर्मेशन में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का फंक्शन बताया ना। अंडाणु जब निकलता है, बनता है, उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है। अंडोत्सर्ग में किसका होता है? FSH एंड LH का फंक्शन, यानी कि जब माहवारी है उसे ये दोनों कंट्रोल करते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे ये कौन कंट्रोल करता है? FSH और LH। मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको, हिंदी में तो करना नहीं है आपने, सिर्फ इसका इंग्लिश में नाम याद रखना है, और वो भी इतना FSH LH। फिर भी मैं आपको इसकी फुल फॉर्म लिख के दे रही हूँ। इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना, ये बोलते हैं इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH। अच्छा, अब अंडाणु के निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? देखो, हाँ ये रहा, ये है अंडाशय। यहाँ से अंडाणु जब निकलेगा तो इस हिस्से से जाएगा ना। ये वाले हिस्से का नाम क्या है? मैं इधर लिख रही हूँ। इस वाले हिस्से का नाम क्या है? इस वाले हिस्से का नाम होता है इनफंडिबुलम। याद रहे तो रख लेना, ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बोलते हैं एम्प्यूला, इसको बोलते हैं इस्थमस। याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है कोई खास बात नहीं है। ये यहाँ से जब अंडा निकलता है ना, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन्हें फिम्बरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? फिम्बरी। ये क्या करती है? उस अंडे को रिलीज करवा के अपने अंदर क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है, और यहाँ से अंडा यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ पर करता है वेट। मैंने बोला था ना आपको, कल वाले लेक्चर में बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगी अंडा कहाँ पे जाके वेट करेगा। किसका वेट करेगा? स्पर्म के आने का। तो स्पर्म क्या होता है? मोटाइल। मोटाइल मतलब उसके अंदर मूवमेंट होती है, इसीलिए उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एनर्जी देती है, इसीलिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसको एनर्जी किसके लिए चाहिए? क्योंकि उसको यहाँ से वेजाइना से होता हुआ उस स्पर्म को आना पड़ेगा, और आते हुए यहाँ तक उसको पहुँचने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। कितनी देर वेट करेगा? ये कितनी देर वेट करेगा? जो अंडा है ना, यहाँ पे बैठ के स्पर्म के आने का कितनी देर वेट करेगा? 72 घंटे। 72 आवर्स वेट करेगा। मान लो ये अंडा निकला ही नहीं और उससे पहले स्पर्म एंटर कर गया, स्पर्म भी यहाँ वेट करेगा कितनी देर? 72 घंटे, ठीक है। इसीलिए अनवांटेड 72 लिखा हुआ आता है। कहते हैं ना कि अनप्रोटेक्टेड फिजिकल कांटेक्ट के बाद क्या करना चाहिए? ये जो दवाई है वो 72 आवर्स के अंदर लेनी चाहिए, क्योंकि 72 घंटे ही अंडा वेट करता है और 72 घंटे ही कौन वेट करता है? स्पर्म। तो इसीलिए वो 72 घंटों के अंदर लेनी चाहिए, ताकि 72 घंटों के अंदर वो उसको क्या कर सके? डीएक्टिवेट कर सके। स्पर्म जो गया है अंदर उसको डीएक्टिवेट कर सके। तो ये 72 आवर्स तक इसका वेट करेगा। जब स्पर्म नहीं आएगा तो ये आगे चला जाएगा। उसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी हमने कितना पढ़ना है? अभी हमने इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। ये प्रोसेस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में, जब मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगी। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडाशय पढ़ लिया और अंडवाहिनी पढ़ ली। अंडवाहिनी कितनी है? 2। और यहाँ पर क्या होता है? निषेचन। आपको एक ही क्वेश्चन करना है। ये जो मैंने इनफंडिबुलम, एम्पुला, इंस्टमस बताया है, ये आपको याद नहीं रखना। आपको याद क्या रखना है? मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ, उसी को याद रखना है बस। ये पॉइंट याद रखो ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखो, अंडवाहिनी में निषेचन होता है। पूछे निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। कहाँ होता है निषेचन? अंडवाहिनी में निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन होगा नहीं होगा उसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिर इससे पहले वाला पार्ट देखो, ये हमने ओवरी पढ़ ली, अंडवाहिनी पढ़ ली। अब इस हिस्से को पढ़ना है। ये हिस्सा क्या है बताओ?
गर्भाशय है ये। क्या है ये हिस्सा? गर्भाशय है। इस गर्भाशय को मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इतना हिस्सा मैं दोबारा बना रही हूँ ये करके, ये ठीक है। ऐसा था गर्भाशय। यहाँ पे एक ऐसे करके, मैं आपको थोड़ा, यहाँ पे एक ऐसे करके लेयर होती है। ये रेड कलर की मैंने क्यों बनाई मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे करके एक लेयर होती है। इस लेयर का नाम क्या है? इसका नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है इसका? एंडोमेट्रियम। इसके बाद ये वाली लेयर होती है, हाँ, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। इसके बाद वाली आप चाहे याद रखो ना रखो, कोई खास बात नहीं है। ये दो आपको याद रखनी है। क्यों रखनी है? जब निषेचन नहीं होता, यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, तब ये एंडोमेट्रियम टूटती है और टूट के ब्लड रिलीज करती है। उस ब्लड के रिलीज होने को ही हम माहवारी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये लाइन याद रखो। ये जो फॉर्मेशन है ना, ये जो लेयर्स है, इनका नाम याद रखो। एंडोमेट्रियम किससे बनी होती है? ब्लड वेसल की, सबसे अंदर वाला भाग। और अगला भाग है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बना होता है मसल्स का। डिलीवरी के वक्त फीमेल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं वो ये मायोमेट्रियम करवाते हैं। तो ये हो गया गर्भाशय। गर्भाशय कितना होता है? एक ही होता है, वोम्ब, ठीक है ना। उसके बाद वेजाइना। वेजाइना को हम बोलते हैं कि ये सर्विक्स के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है, बच्चे को पैदा करवाती है। इंटरकोर्स भी यहीं से होता है। जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में पैदा होता है वो भी वेजाइना से ही निकलता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया, एक बार दोबारा से देखें। हाँ, मैंने आपको रिप्रोडक्शन में क्या बताया है, स्टार्टिंग से बताती हूँ। रिप्रोडक्शन का सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का आपस में जुड़ना। मेल गैमेट कहाँ बनता है? टेस्टिस में। टेस्टिस कहाँ होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और जो स्पर्म है वो मिलता किससे है? ओवम से। ओवम कहाँ होता है? फीमेल। इसीलिए हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग पढ़ने पड़े थे। दोनों के अंदर ही हमने मेन क्या पढ़ना था? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के बनने की प्रोसेस और ओवम के बनने की प्रोसेस। तो यहाँ से ओवम निकलना मैंने बता दिया, यहाँ से ओवम निकल गया, वहाँ से मैंने बता दिया टेस्टिस से स्पर्म निकलता है। अब क्या होता है, हम मेन चीज़ पे आते हैं कि जब दोनों आपस में मिलेंगे, यानी कि जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? इंटरकोर्स से मिलेंगे। गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा? इंटरकोर्स से होगा। इंटरकोर्स यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। मेल और फीमेल में फिजिकल कॉन्टैक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकोर्स। अब गैमेट पहुंच चुके हैं, उनके जुड़ने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इतना क्लियर है? जरूरी तो नहीं कि हर बार फर्टिलाइजेशन हो जाए, जरूरी तो नहीं। दो केस आते हैं। एक केस जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, दूसरा केस जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फीमेल को क्या आ जाते हैं? पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि माहवारी आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है इतना? जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो 9 मंथ तो जिस टाइम प्रेगनेंसी चलती है वो, और प्लस में जो 6 महीने आगे लैक्टेशन पीरियड या दुग्ध काल जिसे बोलते हैं, जब वो अपने बच्चे को फीड करा रही होती है, दूध पिला रही होती है, तब तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो केस पढ़ने हैं ना। अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट तो पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि निषेचन होगा या नहीं होगा। पहले हम केस पढ़ते हैं कि मान लेते हैं कि निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, हम ये मान लेते हैं, क्योंकि देखो प्रेगनेंसी तो पूरी उम्र में 1, 2 या 3 बार ही होती है, लेकिन नहीं होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, समझ रहे हो। तो पूरे लाइफ के अंदर फीमेल, पहले तो देखो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा हो जाते थे, आजकल 1-2 बच्चा पैदा होता है। तो पूरी लाइफ में 1 या 2 बार ही निषेचन हुआ ना, उसके बाद अलावा तो निषेचन नहीं हुआ। तो निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर निषेचन हो जाता है तो फीमेल गर्भवती हो जाती है।
यदि निषेचन नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ एग्जैक्टली होगा क्या। हम पहले केस पढ़ते हैं, अगर निषेचन ना हुआ तो केस 1, अगर निषेचन नहीं होता। पहले मुझे ये बताओ कि निषेचन ना होने के क्या कारण हो सकते हैं। निषेचन ना होने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है फिजिकल कांटेक्ट ही ना हुआ हो, इंटरकोर्स ही ना हुआ हो, तो निषेचन नहीं होगा। पहला कारण तो ये होता है। दूसरा, इंटरकोर्स हुआ है लेकिन विद प्रोटेक्शन हुआ है। प्रोटेक्शन समझते हो? प्रोटेक्शन के साथ होगा तो जो स्पर्म है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा केस ही हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है कि जब अंडा रिलीज होता है उसके बाद इंटरकोर्स ना हुआ हो, उससे पहले ही हो चुका हो, तो अंडा ही रिलीज नहीं हुआ तो निषेचन कहाँ से होगा, है ना। चौथा ये हो सकता है कि कोई सर्जिकली ऐसा मेथड यूज किया गया हो, जैसे कि ट्यूबेक्टोमी या वासेक्टोमी, जिसमें स्पर्म ही ना निकले या ओवम ही ना निकले। इंटरकोर्स हो रहा है लेकिन या तो स्पर्म नहीं निकल रहा या ओवम नहीं निकल रहा, या फिर स्पर्म में उतनी एक्टिवनेस नहीं है। मैंने आपको बताया था ना 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं एक बार में, और 20 मिलियन स्पर्म से अगर कम होते हैं तो जो इंसान है वो पिता नहीं बन सकता। तो हो सकता है उसके स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी ना हो, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो, तो कुछ भी कारण हो सकता है कि निषेचन ना हो। अगर निषेचन नहीं होता तो क्या होगा। अगर निषेचन नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे स्टार्ट होगी। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों में स्टार्ट होती है, कितने दिनों की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले बात करेंगे जब स्टार्ट होती है, पहली बार जब किसी फीमेल को, किसी लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब होता है, फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसे क्या कहते हैं, मेनार्क। हिंदी में बताओ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में। मेनार्क हिंदी में क्या कहते हैं, रजोधर्म, ठीक है। अच्छा, कितने दिनों की साइकिल होती है, 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। कंप्लीट साइकिल कितने दिनों की होती है, 28 डेज की। कितने दिनों तक रहता है जो ब्लड निकलता है, वो कितने दिनों तक रहता है, 3 से 5 डेज तक क्या रहती है, ब्लीडिंग। ओवुलेशन कौन से दिन होता है बताओ, 14th डे होता है। ओवुलेशन होता है 14th डे। जब ये परमानेंटली बंद हो जाती है, परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं और कौन सी एज में होता है। मैंने आपको ये नहीं बताया ना पहले वाला कि कौन सी उसमें होता है ये परमानेंटली स्टॉप। पहले बताओ कौन सी एज में होते हैं परमानेंटली स्टॉप, कौन सी एज में होता है, 50 से 55 ईयर्स की एज में बंद हो जाता है। इसे बोलते क्या है, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है ना, मेनोपॉज बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में रजोनिवृत्ति, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एज नहीं बताई थी मैंने, मेनार्क की एज होती है 13 to 14 ईयर्स, ठीक है। 13 से 14 साल की इसमें उम्र में शुरू होता है, 55 साल की उम्र में क्या जाता है, खत्म हो जाता है। तो 28 दिन की साइकिल है, ये पूछ सकते हैं कितने दिनों की साइकिल है, कितने दिनों तक ब्लीडिंग रहती है, 3 से 5 दिनों तक। ओवुलेशन कौन से दिन होता है, 14th डे। परमानेंटली स्टॉप कब हो जाती है, 50-55 की एज में। इसको बोलते हैं क्या है, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। और जो ये प्रॉपर ये पूरी साइकिल है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋतुस्राव। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में कहते हैं ऋतुस्राव,
ये कब होता है? जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन जाने की वजह से क्या होता है? ऋतुस्राव होता है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है लेकिन उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते हैं वो प्रोजेस्टेरोन के लगाते हैं ताकि बच्चा अंदर बना रहे, उसको ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन गया तभी ब्लीडिंग हुई ना, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरोन का लेवल वापस बढ़ा देंगे। ठीक है ना, इतना क्लियर है? तो ये तो था जब फीमेल के अंदर निषेचन नहीं होता। ये केस हमने पढ़ लिया। निषेचन नहीं होगा तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, हर मंथ होती रहेगी। एक मौका ऐसा आया जब निषेचन हो गया तो क्या बोलेंगे? फीमेल प्रेग्नेंट होगी। ठीक है ना, जब निषेचन हो जाता है क्या होगा? फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, कितने मंथ तक वो बच्चे को अपने पेट में उसमें गर्भाशय में रखती है? 9 महीने तक। जो गर्भकाल है, गर्भकाल कितना होता है ये पूछा जाता है आपसे। गर्भकाल यानी कि गैस्टेशन पीरियड, नाइन मंथ बोल सकते हो आप, 40 हफ्ते बोल सकते हो आप, 280 दिन बोल सकते हो। ऐसे नहीं बोलोगे 9 महीने 40 हफ्ते 280 दिन, या तो 9 महीने या 40 हफ्ते या 280 दिन। हो सकता है आपको ऑप्शन में दिनों में दे रखा हो सकता है ऑप्शन में वीक्स में दे रखा हो, और हो सकता है ऑप्शन में 9 मंथ्स में दे रखा हो। दिस इज गैस्टेशन पीरियड। ये गैस्टेशन पीरियड है किसका? ह्यूमन फीमेल का। अगर आपसे लार्जेस्ट गैस्टेशन पीरियड पूछे, हाँ, हाथी का होता है। कितने का होता है? कितने का? 500 22 महीने। दो साल से 2 महीने कम, 22 महीने। ये है हाथी का। ठीक है, फीमेल एलिफेंट का गैस्टेशन पीरियड होता है। फर्स्ट मंथ जब बच्चे का होता है, जब मदर के अंदर 1 महीने का बच्चा होता है तो उसका दिल बनता है। 1 मंथ का जब बच्चा होता है तो उसका हार्ट बनता है। ठीक है, 3 महीने का जब बच्चा होता है तो उसके क्या हो जाते हैं? डिजिट्स। डिजिट्स समझते हो? हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं, हैंड्स एंड लेग्स। 5 महीने का जब बच्चा होता है तो उसको क्या होना शुरू हो जाते हैं? पेंडिंग ऑर्गन बन जाते हैं, प्लस में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट 7th मंथ का जब बच्चा होता है, 7 मंथ का, तो पूरा बन चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है बच्चा, बन के कंप्लीट हो चुका होता है। फिर भी गैस्टेशन पीरियड 9 महीने का, क्योंकि बचे हुए जो 2 महीने होते हैं वो क्या होते हैं? 2 मंथ जो बच गए हैं। अच्छा, याद है मैंने आपको प्री फर्टिलाइजेशन में क्या बताया था? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। ये चल रही थी एम्ब्रियोजेनेसिस, बन गया। अब क्या होगी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये 2 महीने क्या होंगी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 2 महीने डेवलपमेंट होती है बच्चे की। पूरा जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है, जिसे कहते हैं डिलीवरी, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बोलते हैं इसको, डिलीवरी बोलते हैं। वो डिलीवरी डिपेंड करता है मदर की कंडीशन पे। कई बार बच्चा ब्रीच पोजीशन में होता है तो सी सेक्शन करना पड़ता है, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल हो जाएगा। बच्चे के जो हेड होता है ना वो नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि हेड से बच्चे को आराम से बाहर निकाला जा सके। ब्रीच पोजीशन का मतलब है पैर नीचे सिर ऊपर,
उसमें बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसमें सी सेक्शन करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ पार्चुरेशन में हॉर्मोन्स है जो फंक्शन करते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन नहीं, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करवाता है बताओ? गर्भाशय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है, ठीक है ना। तो ये हार्मोन क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। उसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन मदर के अंदर क्या करता है? दूध का स्त्रावन करता है, मिल्क इजेक्शन। कौन करता है? प्रोलैक्टिन करता है। और ऑक्सीडेशन, जो प्रोलैक्टिन है वो फॉर्मेशन करता है मिल्क की, ऑक्सीडेशन रिलीज करता है मिल्क को, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, क्या पढ़ चुके पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर जो पेंडिंग टॉपिक रह गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। फिर निषेचन की बात करी तो निषेचन अगर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, हो गया तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। गेस्टेशन पीरियड पढ़ लिया हमने, कौन से महीने में कौन सा अंग बनेगा वो पढ़ लिया। लास्ट में जाएगी डिलीवरी, पार्चुरेशन। उसके बाद का जो टाइम होता है, पार्चुरेशन के बाद का टाइम है, उसे लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है लैक्टेशन पीरियड कितने टाइम का होता है? 6 मंथ का होता है। कितने टाइम का होता है लैक्टेशन पीरियड? 6 मंथ का होता है। फर्स्ट मिल्क जो मदर में आता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। फर्स्ट मिल्क जो मदर में आता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। गाय भैंसों में होता है पहला दूध आता है, गाढ़ा गाढ़ा दूध, जिसके खीस वगैरह बनाते हैं, वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। फीमेल में भी ऐसे गाढ़ा दूध आता है जिसके अंदर काफ़ी सारी एंटीबॉडीज होती है और बच्चे के लिए काफ़ी सारे प्रोटीन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का दूध जो है ना बच्चे को पिलाना चाहिए 6 महीने तक, ठीक है ना। क्लियर है इतना? ठीक है। अब जो ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि ट्विंस कैसे पैदा होते हैं। बताओ कैसे पैदा होते हैं ट्विंस? फीमेल में ओवरीज कितनी है? 2, लेकिन एक बार में एक ओवरी से एक ही अंडा निकलता है नॉर्मली। एक्सेप्शन में तो कुछ भी हो सकता है। कई बार ना फीमेल की दोनों ओवरी से एक एक अंडा निकल जाता है, तो एक एक अंडा निकलेगा तो एक एक स्पर्म जाके उसमें वो हो जाएगा, मीट कर जाएगा और फिर निषेचन हो जाता है। तो 2 अलग अलग अंडों के साथ में 2 अलग अलग स्पर्म जब मिलते हैं तो ट्विंस बनते हैं। कौन से ट्विंस? ऐसे ट्विंस जो देखने में एक दूसरे के जैसे नहीं होते, ठीक है, एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते, वो उनका जो है ना एक दूसरे से वो अलग दिखते हैं। ट्विंस होते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं अलग दिख रहे हैं ये तो। कई ट्विंस ऐसे होते हैं, कई ट्विंस होते हैं बिल्कुल सेम दिखते हैं एक दूसरे के, होमोजाइगोटिक भी बोल देते हैं उनको। जो सेम दिखते हैं उसमें क्या होता है, जो एक जो है ना अंडा, उसके अंदर कई बार 2 स्पर्म एंटर कर जाते हैं। नॉर्मली तो एक ही एंटर करना चाहिए, उसके बाद में एक लेयर आ जाती है जिसे जोना पेलोसिडा की लेयर बोलते हैं, वो आगे अंडर एंटर नहीं करने देती। लेकिन कई बार ना एक ही टाइम में 2 स्पर्म एंटर कर जाते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे ट्विंस पैदा होते हैं जो देखने में एक दूसरे के बिल्कुल जैसे होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, उस अंडे को टूटना पड़ता है, टूट के 2 अलग अलग भागों में आना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर 2 स्पर्म आ चुके हैं। कई बार वो अंडा टूट नहीं पाता, तो बच्चा तो बन गया ना 2 अलग अलग, तो बच्चे जुड़े हुए पैदा हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है बताओ? नॉर्मल तरीके से जब कोई माता पिता नहीं बन सकते, मतलब इंसान जो लड़का है वो उसके स्पर्म सही है लेकिन कम है, क्वालिटी अच्छी है लेकिन कम है, उतने नहीं है जितने होने चाहिए। फीमेल का जो यूट्रस है वो भी बिल्कुल ठीक है, तो मेल के स्पर्म को उठा के फीमेल के अंदर इजेक्ट कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है बताओ? मेल का स्पर्म उठा के, फीमेल का ओवम उठा के टेस्ट ट्यूब के अंदर जायगोट बना के फिर उस जायगोट को इंसर्ट किया जाता है फीमेल के अंदर, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा पैदा नहीं करवाया जाता, सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, ठीक है ना। फीमेल में एक होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का रोल आपसे पूछा जाता है। प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा को हिंदी में बोलते हैं गर्भनाल। इसका काम क्या है? इसके 2 काम है। पहला काम बच्चे तक पोषण पहुंचाना, बच्चे तक भोजन पहुंचाना। दूसरा है बच्चे से वेस्ट मटेरियल वापस लेकर आना। ये दोनों काम है, सिर्फ भोजन पहुंचाने का काम नहीं है, वापस लाना।
ठीक है, सिर्फ भोजन पहुंचाने का काम नहीं है, ये वेस्ट मटेरियल को भी वापस लेके आता है। प्लेसेंटा होती तो एक ही है, तो फिर भोजन कब आएगा और वेस्ट मटेरियल कब जाएगा? तो प्लेसेंटा ऐसे होती है, मतलब पाइप एक है लेकिन उसकी ओपनिंग दो है। ऐसे एक ओपनिंग से खाना आता है, दूसरी ओपनिंग से वेस्ट मटेरियल वापस बाहर चला जाता है, ठीक है ना। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका रोना जरूरी है, बोलते ना ऐसे कि बच्चा पैदा हो गया और रोया नहीं है, रोना जरूरी है। क्यों रोना जरूरी है उसका? क्योंकि उसका जो हार्ट होता है, बच्चे का जो हार्ट होता है, ऐसे मान लो हार्ट, तो दोनों जो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट है उसके बीच में एक लेयर होती है जिसे सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम बच्चे की ओपन होती है, जब बच्चा रोता है तो ये सेप्टम बंद हो जाती है। कई बार जब बच्चा रोता नहीं है तो ये बंद नहीं हो पाती, तो ये वाला प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में क्या हो जाता है, मिक्स कर जाता है, और मिक्स करने की वजह से बच्चा जो है नीला पड़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो बच्चे का रोना इसलिए जरूरी होता है। तो रिप्रोडक्शन यहीं तक है हमारा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। ये हंसने से नहीं होता क्या? छोटा बच्चा हंसता कब है? हंसना वो 3-4 महीने के बाद ही सीखता है, तो उससे पहले तो वो हंसता ही नहीं है, रोता ही है सिर्फ। तो बताओ, कुछ और पूछ ले। मैम ये भोजन किसके थ्रू जाता है बच्चे में? प्लेसेंटा, मतलब मैम किसके बच्चे का ये रहा, गुर्दे किसमें जाता है? ये ब्लड में या ब्लड में। तो मैम कुछ बच्चे तो इनका एंटीबायोटिक वो अलग अलग होता है माँ से। वो ब्लड ग्रुप वाले मैंने टॉपिक में आपको बताया था। कई बार क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर मदर और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमने मान लिया कि मदर जो है वो नेगेटिव है और फादर जो है वो पॉजिटिव है, तो बच्चे के पॉजिटिव होने के 50% चांस है। अब ये फीमेल है, फीमेल के अंदर ये बच्चा है और ये बच्चा पॉजिटिव है और ये फीमेल है नेगेटिव। जब तक पहला बच्चा नहीं हो जाता तब तक कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे के अंदर खुद का जो ब्लड होता है ना उस टाइम पे वो फंक्शन नहीं कर रहा होता, सिर्फ मदर का ब्लड ही फंक्शन कर रहा होता है उसके हार्ट में। इसीलिए तो उसके पैदा होने के बाद उसका रोना जरूरी है, क्योंकि अंदर तो उसका हार्ट फंक्शन तो करता है लेकिन ब्लड का सर्कुलेशन नहीं करवा रहा होता। फीमेल का जो मदर का जो ब्लड है वही सर्कुलेशन करवा रहा होता है। जब गर्भनाल को काटा जाता है ना उस वक्त बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड मिक्स हो जाता है। अब मदर के अंदर एंटीबॉडीज आ चुकी हैं, पहला बच्चा तो आराम से हो गया, दूसरा बच्चा आया फिर से 50% चांस है पॉजिटिव होने के। नेगेटिव हुआ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फिर से बच्चा पॉजिटिव होता है तो ये इन्होंने एंटीबॉडीज बना रखी है इस पॉजिटिव के खिलाफ, ये इसको ना बच्चे को मार देती है, जिससे मिसकैरेज होते हैं। इसको अरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं, अरिथ्रोफिटालोब्लास्टोसिस कहा जाता है इस प्रोसेस को। इसमें प्लेसेंटा का कोई रोल नहीं होता पहले, लेकिन सेकंड बच्चे में होता है, क्योंकि सेकंड बच्चे में मदर के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है। अब प्रॉब्लम आती है, तभी तो बच्चे को जो है ना वो मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन आजकल हर चीज़ का इलाज है, तो इंजेक्शंस लगते हैं स्टार्टिंग से ही इनके खिलाफ और बच्चे को पैदा करवाया जा सकता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।